नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। साथियों, इस चुनावी चर्चा में आज बड़ी अहम चर्चा है। अहम इसलिए है क्योंकि पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, जिसे लेकर इतने दिनों से तैयारियां चल रही थी, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे वो प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार हो, चाहे वो शासन की बात करें। तमाम तरह के जो राजनीतिक दलों की तैयारियां थी, जो गहमा गहमी थी पहले चरण की बस्तर, राजनांदगांव और कवर्धा में, वो थम गया है। अपेक्षा के अनुसार नक्सली धमकी के बावजूद, नक्सली थ्रेट के बावजूद 76% वोटिंग हुई है, जो कि बहुत अच्छी वोटिंग कही जा सकती। कह सकते हैं कि बुलेट के ऊपर बैलेट भारी पड़ा है। और इस चुनाव संपन्न होने के साथ ही अब दोनों जो दल हैं, प्रमुख दल छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस, उन दोनों के जीत के दावे भी शुरू हो गए हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारा शीर्षक है चुनाव संपन्न, जीत के दावे अपने अपने। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया। पहले चरण की 20 सीटों पर बम्पर वोट डाले गए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इसी के साथ जीत के दावे भी शुरू हो गए हैं। दोनों ही प्रमुख दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। प्रथम चरण का मतदान हो चुका 20 विधानसभा, जिसमें 12 विधानसभा क्षेत्र बस्तर के हैं और 8 विधानसभा राजनांदगांव के हैं। से 20 विधानसभा में मतदान हुआ है और जिस प्रकार के लोगों से बात हो रही है, नतीजा निकल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़बरदस्त अंडर करंट है और हम 20 में से 15 से ऊपर सीट में जीत रहे हैं। अब फेंकना है तो थोड़ा ज़्यादा फेंक लेते डॉक्टर साहब, उसकी खुद की सीट तो बच नहीं रही है। और पिछले समय 17 सीट हम लोग जीते थे 20 में से, इस समय उससे भी पार जाएंगे। तो ये तो दोनों दलों के जीत के अपने अपने दावे। एक तरफ जहां नक्सल क्षेत्र है तो वहीं दूसरी तरफ राजनांदगांव और कवर्धा है। दोनों ही अगर क्षेत्रों में देखें तो करीबन जो मतदान शांतिपूर्ण रहा है। जीत के दावे भी अपनी अपनी जगह जायज हैं, लेकिन किसके जीत के दावों का क्या आधार है और किस आधार पर जनता उन्हें वोट दी है और किस आधार पर उनका ये आत्मविश्वास है, इसी बात पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ वंदना राजपूत जी हैं, कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री हैं। अपना पक्ष रखेंगे कि आखिर इन 20 सीटों पर कांग्रेस को इतना यकीन क्यों है कि कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान किया है लोगों ने। भूपेंद्र नाग जी हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रामअवतार तिवारी भी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, जीत के दावे तो सभी करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग हुई है? देखिए शैलेश जी, हमको आत्मविश्वास इसलिए है क्योंकि हमने 5 साल लोगों के लिए काम किए हैं और हर वर्ग को लेकर के काम किए। यदि अभी हम 20 सीट की बात करते हैं तो आदिवासी जो एरिया है, आदिवासी एरिया में हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और पिछले 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हम देखते हैं कि 300 स्कूल को बंद कर दिया गया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया और हमने जो 300 स्कूल जो बंद पड़े थे, हमने उस स्कूल को खोलने का काम किए। और साथ में हम अंग्रेजी माध्यम स्कूल तक सीमित नहीं रहे, हम हिंदी माध्यम के स्कूल तक सीमित नहीं रहे, हमने अंग्रेजी माध्यम की स्कूल की भी शुरुआत की है, जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के नाम से जाने जाते हैं। और वहाँ गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ रहे हैं और आज आप देखेंगे कि फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चे बात कर रहे हैं। पहले किसान के परिवार के लिए सपना होता था कि क्या हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ पाएंगे, लेकिन इस सपना को हकीकत करने का काम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। और किसी भी परिवार का 2 चीज में अधिक खर्च होता है शैलेश जी, एक तो शिक्षा में और दूसरा चिकित्सा में। हमारे जो सरकार है, ये दोनों वर्ग को, दोनों काम को देख करके हम इस पर आगे बढ़े हैं। जो आप देखेंगे कि आने वाले समय में हमारी सरकार बनते ही केजी से लेकर के पीजी तक की जो शिक्षा होगी वो बिल्कुल फ्री होगी। और इलाज की दृष्टि से हम अभी अगर बस्तर की बात करते हैं तो बस्तर के क्षेत्र में जाकर के देखिए आप, चमचमाती हुई वहां पर आपको अस्पताल नजर आएगी, चमचमाती हुई वहां पे सड़कें नजर आएगी और चमचमाती हुई आपको स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की स्कूल नजर आएंगे। ये हमारे विकास है और इसी विकास के मुद्दे पर हम बोल सकते हैं कि जनता हमको भरपूर समर्थन देगी। क्योंकि आप पिछले 15 साल में वहां आदिवासी की बात करते हैं तो लोग एक दहशत के माहौल में जीते थे, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन आप
देखेंगे कि अभी की जो सरकार के भरोसे में अभी बहुत भयपूर्ण वातावरण है और वहाँ निर्भय होकर के जीवन जिया जा रहा है। चलिए और ये तो हो गए वंदना जी 5 साल के कार्यों की फहरिस्त जिसके आधार पे आपको पूरा यकीन है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपने निगेटिव फैक्टर नहीं मानेंगे। आपने कहा था युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं आपको बता दूं बस्तर के 7 जिलों में जो बेरोजगारी दर है, जो पंजीकृत आंकड़े उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं, 1,79,000 जो पंजीकृत आंकड़े हैं, कौन सा रोजगार मिला। इसके अलावा कौशल उन्नयन केंद्र, लाइवलीहुड कॉलेज, प्रयास विद्यालय, इन पर 5 साल में क्या 1% काम हुआ? एक भी बच्चा यहाँ पे पीएससी, आईटी, आईआईटी, इसके अलावा जो आईएएस, आईपीएस कोचिंग की व्यवस्था की गई थी, उन सेंटरों में एक बच्चे को भी कोचिंग नहीं मिल रही है, वो 5 साल से बंद पड़ी है। इनका क्या असर नहीं पड़ेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा शैलेश जी। आप देखेंगे कि अभी हम जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बात कर रहे हैं और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल खोले जा रहे हैं, उसमें हम निःशुल्क जो कोचिंग का है वो कोचिंग सेंटर भी देने जा रहे हैं। क्योंकि पिछले अगर बात करते हैं, ये तो अभी घोषणा हुई ना, ये तो अभी घोषणा हुई ना। मैं तो 5 साल से जो कोचिंग सेंटर बंद पड़े उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, वही तो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि देखेंगे कि पिछले 5 साल की अगर बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम के स्कूल में तो पढ़ते थे लेकिन अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ नहीं पाते थे, तो हमने सबसे पहले उसके लिए व्यवस्था की। क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह कभी ये नहीं चाहे कि गरीब मजदूर और किसान के बच्चे बड़े बड़े अफसर बने। इसीलिए 15 साल के सरकार में क्या उन्होंने आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल या अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की शुरुआत की? क्या नहीं की। तो आप देखेंगे कि पिछले 15 साल में जो प्राइवेट स्कूल और कॉलेज है वो धड़ल्ले से बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा था और गरीबों के जो जेब का पैसा आधा से ज्यादा जो इनकम था उसी में खर्च होता था। और रही बात, अगर हम अपनी विकास की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार में हमने 40 लाख परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है शैलेश जी। और आप देखेंगे कि आदिवासी की बात करते हैं तो हमारी सरकार में 67 लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य में। चलिए, वंदना जी का मानना है कि बेरोजगारी दर अगर बढ़ी है तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं जाएगा वोटिंग में। अगर वहाँ पे शिक्षण के जो संस्थान हैं वो बंद हुए, कोचिंग सेंटर बंद हुए, कौशल उन्नयन केंद्र बंद हुए, लाइवलीहुड कॉलेज की हालत खराब हुई है, उसका भी कोई वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आत्मानंद स्कूल जो खोले गए हैं उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे कई कार्यक्रम जो वहाँ पे चलाए जा रहे हैं उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। ये वंदना जी का आत्मविश्वास है, मान लेते हैं। लेकिन भूपेंद्र जी, आपको जनता ने क्यों वोट दिया, क्यों वोट दी? वंदना जी के पास तो लंबी काम की फहरिस्त है। 5 साल में उन्होंने आत्मनिर्भर स्कूल बना दिए, वहाँ पे शिक्षण संस्थानों को वहाँ पे और मजबूत कर दिया, लघु वनोपज के जो है वो समर्थन मूल्य बढ़ा दिए, तेंदुपत्ता संग्राहकों के दाम बढ़ा दिए, ये तमाम कार्य कर दिए वंदना जी की सरकार ने। आपको क्यों वोट दे जनता? चाहूंगा कि बस्तर में जब विकास कार्यों की बात होती है जी, तो बस्तर का जब एक बच्चा जो है जब उसे एजुकेशन के लिए रायपुर तक आना पड़ता था, जब भी वो कहना चाहिए प्रोफेशनल अपनी इस एजुकेशन को करना चाहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पर जो एजुकेशन हब बनाया गया दंतेवाड़ा में, निश्चित ही शिक्षा के दिशा में एक माइलस्टोन का काम करता है। उसके बाद अंदरूनी क्षेत्रों में भी नक्सलियों के द्वारा तोड़फोड़ मचाने के बावजूद जो है लगातार स्कूलों का निर्माण किया गया और एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया ताकि अंदरूनी क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा जो ऊपर आ सके। आवासीय विद्यालयों की शुरुआत की। इसके बाद जो कांग्रेस जो कहती है उन्होंने आत्मानंद स्कूल खोले, अपना आत्मानंद स्कूल खोला नहीं, एक स्कूल जो पहले से बना हुआ एक ढांचा था उसको जाकर नेम प्लेट बदलने का मात्र काम किया है और उसको वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। एक इंग्लिश मीडियम को संचालित करने के लिए सिर्फ जितने भी उसके बाद जो विद्यालय हैं उनको मरम्मत कार्य तक कराने की स्थिति में आप इन 5 सालों में नहीं रहे हैं। बस्तर की स्थिति की आप बात करते हैं, वनोपज पर आधारित वहाँ की जीवन शैली, उस वनोपज के लिए जब उसके बाद जो तेंदुपत्ता का विषय आप जो बोल रहे थे, तेंदुपत्ता संग्रहण के दिनों को जिस प्रकार से आपने घटाया है, विरोध में बस्तर के आदिवासियों ने तेंदुपत्ता को जलाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। उस समय आपने अपनी आंखें मूंद ली थी। और भ्रष्टाचार का आलम तो ये रहा, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना काल के समय में भी जो छात्रावासों में बच्चे जो अब्सेंट थे, जो रहते ही नहीं थे, उनके बाल काटने के नाम पर लाखों रुपए का जो है घोटाला आप लोगों ने किया है दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों में भी। ये आम जनता जानती है। इसे बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो विकास कार्य थे उसे हमने जनता तक पहुंचाया है, उन्हें बताया है कि हम जो कहते हैं और जो हम वादे करते हैं उसे पूर्ण करते हैं और किस प्रकार से ठगी का काम जो है कांग्रेस की सरकार जो कथनी और करनी है उसके अंतर है, उसको बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
लेकिन भूपेंद्र जी, मुझे जो ये समझ में आई, इतनी नाराजगी है कांग्रेस सरकार के, इतना भ्रष्टाचार किया है कांग्रेस सरकार ने, तमाम तरह की नाकामियां रही हैं, विफलताएं रही हैं कांग्रेस सरकार की, उसके बाद भी पिछले 2018 की बात हम छोड़ दें, जब 12 की 12 सीट आपको गंवानी पड़ी, भानु प्रतापपुर जैसे चुनाव में भी तो आपको मुंह की खानी पड़ी, क्यों फिर जनता ने कांग्रेस पर दोबारा भरोसा कर लिया? देखिए, जनता का जनादेश हमेशा स्वीकार है, लेकिन उस समय की परिस्थितियां कांग्रेस के संरक्षण में जो चुनाव जिस प्रकार से हो रहा था, कहना चाहिए जिस परिस्थितियां जो बनी हुई थी, हमें जो हार स्वीकार हुई, हार जो हुई हम उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, जो जनता के बीच में जागरूकता के माध्यम से जो इनके 5 वर्ष के कार्यकाल के बारे में जिस प्रकार से हमने जनता को बताया है, और बीते 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल थी, उसका विवरण जब हमने जनता के बीच में रखा है, तो वो उस भारतीय जनता पार्टी के बदलबों के नारे के साथ जुड़ते हुए हमको नजर आए। तो भूपेंद्र नाग जी को भरोसा है कि वहाँ की जो है जनता वो बदलाव के पक्ष में है, क्यों है ये, इसका अभी तक पूरी तरह ठोस से कोई कारण दे नहीं पाए हैं। मेरे साथ में रामोतार तिवारी जी है। तिवारी जी, सुन पा रहे हैं मुझे? बोलो जी, मेरे को दोनों सीटों पे, जैसे बस्तर की 12 सीट है, इसके अलावा राजनांदगांव और कवर्धा है, भाजपा और कांग्रेस की अगर आप तुलना करें, किसके साथ में क्या फैक्टर है और किसका पक्ष आप मजबूत मानते हैं? विधानसभा वार बताऊं कि नांदगांव लोकसभा को अलग से बताऊं और बस्तर को अलग से बताऊं? बस्तर, नांदगांव और कवर्धा को अगर अलग अलग बता देंगे तो आपका विश्लेषण बड़ा सटीक रहता है, हर मामले में हमने देखा है। देखिए, अगर नांदगांव लोकसभा क्षेत्र में देखेंगे जी, तो ऐसा लग रहा है कि नांदगांव में रमन सिंह और दिवांगन जी के बीच मुकाबला इस बार अपेक्षाकृत अच्छा रहा। जी, जिस तरह पिछले चुनाव में करुणा शुक्ला जी ने अच्छा टक्कर दी थी और लीड रमन सिंह का कम हुआ था, जी, वैसे इस बार ये चर्चा है कि रमन सिंह की जीत तो कम होगी मगर लीड कम होगा। जी, उसी तरह अगर देखेंगे जो हाई प्रोफाइल सीट थी, उसमें दूसरा खैरागढ़ में वर्तमान विधायक जो उपचुनाव के बाद चुनाव जीती हैं, यशोदा वर्मा, उसके जगह में जो भाजपा ने विक्रांत सिंह को दिया, यहाँ पर भी मुकाबला अच्छा हुआ है ये माना जा रहा है। और इस मुकाबले में क्योंकि धान का समर्थन मूल्य का वृद्धि और कर्ज माफी, इसका असर अधिक होने के कारण यशोदा वर्मा टक्कर में आ गई, वरना उसके पहले तक विक्रांत सिंह आगे है ऐसा माना जा रहा था। इसके बाद अगर देखेंगे तो इसमें फैसला कम वोटों में आएगा ऐसा कहा जा रहा है खैरागढ़ में। इसके बाद अगर देखेंगे तो डोंगरगांव में दलेश्वर साहू है और भरत वर्मा है। तो दलेश्वर साहू लोकप्रिय है, साहू बहुल क्षेत्र है, बिल्कुल। और भाजपा ने यहाँ पर समीकरण के तहत उनको देना था टिकट खैरागढ़ में लोधी समाज से, परंतु यहाँ पर टिकट उन्हें लोधी समाज से भरत वर्मा को दे दी है। तो ये माना जा रहा है कि दलेश्वर साहू का पलड़ा भारी है, यानी कांग्रेस के लिए सीट थोड़ी आसान है। उसके बाद खुज्जी विधानसभा देखेंगे तो यहाँ पुराना पूर्व विधायक है भोलाराम साहू, उसको टिकट काट दी गई थी, फिर वापस में फिर टिकट दे दी गई है, और भाजपा से घासी साहू है। यहाँ पर भी कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत मानी जा रही है। तो इस तरह अगर देखेंगे तो जैसा महत्वपूर्ण सीट है कवर्धा और पंडरिया, तो ये माना जा रहा है कि ये कृषि बहुल इलाका है, यहाँ धान, चना, गन्ना सभी उत्पादन होता है, जागरूक इलाका है, और प्रभावी तरीके से मोहम्मद अकबर ने कवर्धा में और नीलकंठ चंद्रवंशी ने पंडरिया में दोनों अच्छा मैच किया है। तो यहाँ पर भी पंडरिया में थोड़ी जीत कांग्रेस की मानी जा रही कि ज्यादा वोटों से हो सकती है। कवर्धा में ये माना जा रहा है कि वोटों का अंतर बहुत कम होगा और संघर्ष काफी था। यहाँ हिंदुत्व शहरी इलाके में चला है, बिल्कुल, और गांव में बोनस और धान खरीदी चला है। तो इसमें कौन भारी पड़ता है आगे जाके दिखेगा, सब संघर्षपूर्ण रहेगा। लेकिन बस्तर में मतलब जो जिस तरह से कांग्रेस ने सीटें और टिकटें काटी थी, तो उसका कुछ फैक्टर आपको लगता है कि बस्तर में पड़ेगा? जिस तरह से 4 से 5 लोगों के वहाँ पे जो सिटिंग विधायक है उनकी जो टिकट काट दी गई थी।
देखिए वहां पर 3-4 कारण अलग अलग चीजें बताई जा रही है जो बस्तर में। एक तो ये अगर पूरे मतदान को देखेंगे जी तो गत विधानसभा चुनाव से इस चुनाव में 6% वोटों कम मतदान हुआ है। जी तो पिछले विधानसभा से 6% जो वोट कम हुए हैं उसको कांग्रेस वाले अपने पक्ष में बता रहे हैं। उसमें ये भी माना जाता है, अगर चुनावी राजनीति का पुराना इतिहास देखेंगे जी तो अगर मतदान ज्यादा होता है तो सत्ता दल को खतरा होता है और मतदान कम होता है तो सत्ता दल को फायदा होता है। जी ऐसा पुराने आंकड़े, पुराने समीकरण से ये साबित होता है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कांग्रेसियों को कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा। जी एक तरफा कुछ भी नहीं जाएगा। जी पिछली बार भाजपा को खोने के लिए इन सीटों में कुछ नहीं था, सिर्फ एकमात्र सीट था 20 सीटों में जी रमन सिंह के, उसके बाकी पूरा कांग्रेस के पास था। अब जो कांग्रेस है जी वो कांग्रेस पुरानी स्थिति में नहीं रहेगी। बस्तर में भी भाजपा को फायदा हो रहा है। कितना फायदा होगा ये माना जा रहा है कि 4 सीट में होता है, 5 सीट में, कि 4 से 8 सीटों में फायदा होने की बात कही जा रही है भाजपा को। बिल्कुल। जैसे मतलब मैं तिवारी जी बीच में रोकने के लिए क्षमा चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ सीटें जैसे जैसे केदार कश्यप की हो गई, जगदलपुर की हो गई, चित्रकूट की हो गई। चित्रकूट में चलिए हमने मान लिया कि वहां पे दीपक बैज काफी मजबूत स्थिति में, लेकिन नारायणपुर में अगर हम देखें तो केदार कश्यप की स्थिति काफी मजबूत मान सकते हैं। दूसरा, बस्तर में जो सिलगेर और जो दूसरे घटनाकांड हुए थे वहां पर लखेश्वर बघेल को भी इसका जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तीसरा, जगदलपुर की अगर हम बात करें तो किरण देव काफी मजबूत स्थिति माने जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, आपने सही विश्लेषण किया है कि देखिए अगर सीट वाइज कोंटा में कवासी लाखमा दिग्गज हैं और वो हर बार जो चुनाव जीतते हैं, 6 बार चुनाव जीतते हैं, वो काफी कम वोटों से जीतते हैं। जी इस बार भी कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा ये लग रहा है। जी उसी तरह अगर बीजापुर में देखेंगे, विक्रम उसेंडी और महेश गागड़ा हैं, तो ये माना जा रहा है कि बीजापुर में कांग्रेस को फायदा हो सकता है। वोटिंग भी सबसे कम 40% वही हुई है बीजापुर में। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि फायदा हो सकता है। दूसरा, दंतेवाड़ा में भाजपा की स्थिति ठीक हो सकती है ऐसे कहा जा रहा है। चित्रकूट में दीपक बैज को आप फायदा हो सकता है ये कहा जा रहा है। जगदलपुर में भाजपा को फायदा हो सकता है, किरण देव को ये कहा जा रहा है। नारायणपुर में केदार कश्यप को सफलता मिल सकती है ऐसा कहा जा रहा है। जहां तक कोंडागांव की बात है, यहाँ बहुत कसमकस स्थिति है। पिछले बार भी लता उसेंडी 2000 वोटों से हारी थी। इस बार जो है मोहन मरकाम के समर्थक आशान्वित हैं कि हम जीत सकते हैं। वो ये तर्क दे रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में हमने अच्छा वोटिंग कराया है। तो तिवारी जी का साफ मानना है कि एक तरफ जहां पे बस्तर है, जहां पे भाजपा को कुछ सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अगर राजनांदगांव और कवर्धा की बात करें तो यहां कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है। लेकिन वंदना जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। बस्तर की 12 की 12 सीटें आपको मिली थी, उसके बावजूद सिटिंग एमएलए और वो भी ऐसे विधायक जिनकी छवि काफी अच्छी है, वो बेदाग रही है। चाहे हम रेखचंद जैन की बात कर लें, चाहे वहां पे चंदन कश्यप की बात कर लें, चाहे शिशुपाल सोरी की बात कर लें, ऐसे विधायक जिन्होंने प्रचंड बहुमत से वहां पे विजय पाया था, इनकी आखिर टिकट काटने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए शैलेश जी, चुनावी समीकरण में फेरबदल होता ही रहता है, और यदि आप इसमें टिकट काटने की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर अपने जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी जो बार बार वहां पर जाकर के बात कर रहे थे, बार बार जाकर के जानकारी ले रहे थे, तो कुछ न कुछ तो रहा होगा। या हो सकता है चुनावी समीकरण में लगा कि नहीं, हमको इस को मैदान में उतारना चाहिए, इस प्रत्याशी को उतारना चाहिए। तो वरिष्ठ नेताओं को पूरा जांच समझ कर, पूरा पूछ परख करके ही काम किए हैं, और हमें विश्वास है कि जिनकी टिकट कट गई है उनको आगे चल करके, क्योंकि बहुत सारे मौके होते हैं, उस मौके में उन लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। वंदना जी का मानना है कि कहीं ना कहीं मैदानी रिपोर्ट में ऐसा पाया गया कि इनकी जो है वो कमजोर थी इनकी सीटें, इसकी वजह से इनकी टिकट जो है वो काटी गई। लेकिन भूपेन जी, भाजपा ने आखिर इतनी बड़ी गलती की क्यों? आपने घोषणा पत्र बनाया, बहुत अच्छा घोषणा पत्र रहा, लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस के थे आखिर उनका तोड़ आप नहीं निकाल पाए। भाई, कांग्रेस ने कर्ज माफी की एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा, कर्ज माफी की बात कही उन्होंने। लाखों किसान जो कर्ज माफी से आसान्वित हो रहे हैं, आखिर उनके लिए भाजपा ने कोई भी ऐसा रास्ता नहीं निकाला कि वो उसका तोड़ निकाल पाए। इसके अलावा आप भी जानते हैं, एक मध्यम और एक निचला मध्यम वर्ग जो है वो बिजली की एक बहुत बड़ी बात होती है। बिजली को लेकर उन्होंने बात कही, मुफ्त शिक्षा को लेकर उन्होंने बात कही, स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने बात कही। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं, आपको नहीं लगता इन चारों घोषणाओं से कांग्रेस
भाजपा से 2 कदम आगे निकल गई? देखिए, इन घोषणाओं को हमने पिछले बार भी देखा है। पिछले चुनावी वर्ष में भी जो घोषणा जो किया इन्होंने, उसके बाद वो धरातल पे किस प्रकार से 4 किस्तों में 4 टुकड़ों में उतरे, वो हमने देखा हुआ है। इस बार मोदी जी की गारंटी के रूप में जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें जब वो 3100 के दर से हम जब खरीदी की बात कर रहे हैं और एक मुफ्त खरीदी की बात कर रहे हैं, तो उससे जनता जो है वो विश्वास कर रही है। और जहां तक बिजली व्यवस्था की ये बातें हैं, इस प्रकार से कांग्रेस ने यहाँ पर बस्तर में जो अवस्था फैला दी थी और जो बिजली बिल हाफ की बात करके एक बड़े बड़े चार्जेस जो है, बिल जो है घरों में भेजे थे गरीब आदिवासी परिवारों में, वो भी यहाँ की जनता ने देखकर स्वयं को ठगा हुआ महसूस किया है। उस चीज को बारीकी से समझते तो भूपेन जी का साफ साफ मानना है कि एक तरफ कांग्रेस की घोषणाएं, लेकिन दूसरी तरफ जो उसमें अनियमितताएं बरती गई उसका लाभ भाजपा को मिलेगा। लेकिन सबसे सटीक आकलन जो है राम अवतार तिवारी जी ने हमारे कार्यक्रम में दिया है कि जहां बस्तर में भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं था तो पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि फैक्टर ऐसे हैं। और खास तौर पर जो कि छत्तीसगढ़ का चुनाव जो हमने देखा, इतिहास देखा है, प्रत्याशी के चेहरे पर भी वोट दिए जाते हैं। यहाँ पर मुद्दों के अलावा प्रत्याशी के चेहरे को देखा जाता है। तो एक तरफ जहाँ प्रत्याशी के चेहरे को देखते हुए बस्तर में भाजपा कुछ सीटें हासिल कर सकती है, तो वहीं राजनांदगांव और कवर्धा में कुछ सीटें संघर्षपूर्ण हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर भाजपा को ज़्यादा यहाँ पे उम्मीद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कांग्रेस के जो यहाँ पे मैदानी इलाके कृषि क्षेत्र है, यहाँ पे कांग्रेस की घोषणाओं का असर एक बार जरूर देखने को मिलेगा। देखेंगे 3 तारीख को किसका आकलन और किसके दावे सटीक बैठते हैं और किसके दावे निरर्थक होते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।